ओके जी, तो इम्यूनोलॉजी में टुडे टॉपिक इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाँ, तो एंटीबॉडीज के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत कॉमन है सोसाइटीज के अंदर या पब्लिक के अंदर एलर्जीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन ये सेम चीज़ है। इसमें लेके अनडिजायरेबल harmful and unwanted reaction of immune system against normal antigen, that is known as a hypersensitivity reaction या एलर्जिक रिएक्शन। देखे, जरूर नहीं है कि एक बंदा जिस चीज को एलर्जिक हो तो उसको दूसरा बंदा भी एलर्जिक हो। बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि डस्ट को वो क्या है, एलर्जिक है। अब वो डस्ट जो है वो सबके लिए एक नॉर्मल एंटीजन है, लेकिन कुछ लोगों में डस्ट की एक्सपोजर से अनडिजायरेबल, हार्मफुल और अनवांटेड रिएक्शन होते हैं। किस चीज की साइड से? इम्यून सिस्टम की साइड से। उसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। अब जिस तरह हम बाहर जाते हैं तो बाहर डस्ट होता है या पोलन होते हैं। अब इस पे तो सारे लोग जाते हैं, लेकिन हर एक को रिएक्शन जो नहीं होते। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट विच इट रिएक्ट अगेंस्ट द नॉर्मल एंटीजन। क्लियर है? अब इसमें लेके इसके टाइप्स लेके कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। कितने में? 4। इट हैज टोटल 4 टाइप्स। इसमें 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द मेन वन, दैट इज HSR, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मेजर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। HSR स्टैंड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले के टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जीज के साथ मतलब टू एसोसिएट विद जेनेटिक एसोसिएशन। यहाँ पे लेके इट इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स। इसका मतलब ये है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रन इन द फैमिली, क्योंकि ये जीन्स के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, जिनको टाइप 1 एलर्जी हो तो हम जरूर ये पूछते हैं कि खानदान में किसी और को है कि नहीं, क्योंकि टाइप 1 रिएक्शन जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लेके द मेन रोल प्लेड बाय हिस्टामिन। कौन सी चीज? हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ केमिकल मीडिएटर which mediate type 1 hypersensitivity reaction। ठीक है, नेक्स्ट देखिए the people या individual who are genetically exposed to a hypersensitivity reaction type 1 is known as हाँ जी, मतलब वो लोग जिसकी जीन में ऐसी म्यूटेशन मौजूद हो जिसमें किस एलर्जी के चांसेस ज्यादा हो? टाइप 1। उन लोगों को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एटोपिक पीपल। इसको क्या कहते हैं? एटोपिक पीपल। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि वो लोग जिसकी जेनेटिक्स में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के चांसेस हो, इसको हम क्या कहते हैं? एटोपिक पीपल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि which antibody is raised in hypersensitivity reaction type 1। अब द क्वेश्चन कम कि जिन लोगों को टाइप 1 एलर्जी हो, इससे अगर हम ब्लड में इस चीज की टेस्टिंग करें एंटीबॉडी, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी की लेवल ज्यादा मिलेगी? दैट इज कॉल्ड IgE।
कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी। ये क्वेश्चन याद रखें। हमने एंटीबॉडी पे डिस्कशन की है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, आईजीजी, आईजीए, एमडी एंड ई। जो सबसे लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है वो क्या है? आईजीजी। उसकी इंक्रीज लेवल का एक मतलब ये है कि उस बंदे में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें लेके व्हाट इज मेंट बाय एलर्जेन। एलर्जेन का मतलब क्या है? दोज एजेंट्स which have the ability to cause allergy, इसको क्या कहते हैं? एलर्जेन। जहां पे एलर्जी काजिंग एजेंट इज नोन एज एलर्जेन। इसको हम एलर्जेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पोलन आ सकती है कि नहीं? देयर इज पोलन। नंबर 2 डस्ट, ठीक है, स्टिंग बाइट, ठीक है, मतलब कभी कभार कोई चीज फॉर एग्जांपल बाइट कर देती है तो वहाँ पे वो चीज जगह सुरख हो जाती है, इचिंग करती है। स्टिंग बाइट की वजह से भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। नंबर 4 फूड एलर्जी हो सकती है कि नहीं? नंबर 5 परफ्यूम की वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एंड सम पीपल आर एलर्जिक टू एंटीबायोटिक। बाज़ों का हम एक एंटीबायोटिक इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद एबनॉर्मल रिएक्शन होते हैं। इसका मतलब कि कुछ लोग एंटीबायोटिक को भी क्या होते हैं? एलर्जिक होते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे तो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक थ्रू विच मेनी पीपल कैन एलर्जिक, दैट इज पेनिसिलिन। व्हिच वन? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको बहुत सारे लोग क्या होते हैं? एलर्जिक होते हैं। ठीक है जी, ये प्लीज याद रखें। और इसके अंदर आप लोग स्मोकिंग भी लिख सकते हैं। कुछ लोग जब स्मोक करते हैं वो कहते हैं यार मेरे सामने आप सिगरेट ना पिए, मैं सिगरेट को क्या हूँ? एलर्जिक हूँ। अगर कोई बंदा एलर्जिक है और उसके सामने कोई बंदा सिगरेट पिए तो उस बंदे पे सिम्टम्स आते हैं कि नहीं? स्नीजिंग आती है, कफ आती है। इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द एलर्जिक, ठीक है, एलर्जन। ये एलर्जन है। और नेक्स्ट है वेदर चेंजेस। वेदर चेंजेस की वजह से एलर्जी हो सकती है कि नहीं? So that is called weather changes. Weather changes are also allergen for some people. हर एक बंदे में, अब देखें, जरूरी नहीं है कि a person who is allergic to pollen, another person will also allergic to pollen. हर बंदे के लिए एलर्जन स्पेसिफिक होता है। कुछ लोग पोलन को एलर्जिक होते हैं तो कुछ लोग डस्ट को एलर्जिक होते हैं। तो डिफरेंट पीपल आर एलर्जिक टू डिफरेंट एलर्जन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस बंदे में जीन्स के अंदर किस एलर्जन के लिए म्यूटेशन है। अगर कोई बंदा ऐसी जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा हुआ है तो उसकी जीन म्यूटेटेड है, चेंज है, किस चीज के लिए? पोलन। तो वो पोलन को जब भी एक्सपोज होगा तो उस पर सिम्टम्स आएंगे। कुछ लोग डस्ट के लिए एलर्जिक होते हैं। तो डिफरेंट एलर्जन्स आर देयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। क्लियर है? इसके बाद जो वेदर चेंजेस होती है, हम कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो मुझ पर एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। एलर्जी के सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसमें रनी नोज होता है, कफ होता है, स्नीजिंग होती है। ये सारी की सारी एलर्जी की मतलब हमारे पास सिम्टम्स हैं। दोज एलर्जी which is seen in a people when particular weather changes occur, इसको सीजनल एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी का मतलब यह है कि सीजन चेंज के साथ साथ, वेदर चेंज के साथ साथ जब कुछ दिन हो जाते हैं तो बंदा फिर ठीक हो जाता है, लेकिन जब वेदर चेंज होता है तो उसको बहुत सारे सिम्टम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब लिखे मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। के टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे लिखे मैकेनिज्म अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इधर फोकस करें। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि बाहर से क्या चीज आनी चाहिए? एलर्जन। मतलब बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किस चीज का आना जरूरी है? एलर्जन। एंड एवरीबॉडी नो दीज आर एलर्जी काजिंग एजेंट। उसमें डस्ट भी है, इसमें पोलन भी है, कोई भी चीज है। यही एलर्जन जब बॉडी में आता है तो इसके दो तरीके हैं, या तो माउथ के जरिए हम लेते हैं या नोज के जरिए इनहेल करते हैं। क्लियर है कि नहीं? थ्रू द माउथ या थ्रू द नोज जब बाहर से कोई चीज क्या आता है? एलर्जन। दिस एलर्जन इज आल्सो नोन एज एंटीजन। इसका नाम क्या है? एंटीजन। अब याद रखें कोई भी एजेंट जो बाहर से बॉडी में आए तो उसका नाम क्या है? एंटीजन। लेकिन फिर वो एंटीजन जो एलर्जी कराए तो उसका नाम क्या है? एलर्जन है। एलर्जन इज अ एंटीजन, बट एवरी एंटीजन इज नॉट एलर्जन। क्लियर है? अब यही एंटीजन जब आता है तो हमारे बॉडी के अंदर पहले से कुछ सेल्स पड़े होते हैं। उनमें से एक का नाम है डेंड्राइटिक सेल। एक का नाम क्या है? डेंड्राइटिक सेल। और यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े होते हैं विच इज नोन एज बी सेल या बी लिम्फोसाइट। नाम सुना है कि नहीं?
बी सेल या बी लिम्फोसाइट। इधर फोकस करें, जब एलर्जन बॉडी में आता है तो दैट एलर्जन इज एंटीजन। अब इस एंटीजन को या एलर्जन को पकड़ना और इसको किसके सामने रखना, बी सेल, दैट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक। तो इस डेंड्राइटिक सेल का काम किस चीज को पकड़ना है, एंटीजन। किसको, एंटीजन, और इसको प्रेजेंट करना है किस चीज को, बी सेल। इसलिए डेंड्राइटिक सेल को हम कहते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो याद रखें, when allergen come from outside to the body, it will be presented by dendritic cell to which cell, B cell। और जब B सेल को ये एंटीजन मिलता है तो एंटीजन मिलने से इसकी मेच्योरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, मेच्योरेशन। और ये मेच्योर होकर किस में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सेल में। किसमें, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है, अगर ये बंदा उस एलर्जन को एलर्जिक था, अब दो चांसेस है, दो बंदे थे और दोनों में बाहर से एंटीजन आया था, लेकिन एक बंदा उसको एलर्जिक है और एक एलर्जिक को नहीं है। अब इधर देखे, दोनों में यहाँ तक ये कहानी सेम चलती है। अ पर्सन हु वाज नॉट एलर्जिक टू दैट एलर्जन, उसने प्लाज्मा सेल आईजीजी बनाएगी। क्या बनाएगी, आईजीजी। इसमें याद रखे ये किस पेशेंट में बनेगी, एलर्जिक या नॉन एलर्जिक, ये नॉन एलर्जिक पेशेंट में बनेगी आईजीजी। क्योंकि प्लाज्मा सेल को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि द पर्सन हु वाज एक्सपोज्ड टू द एंटीजन, ही और शी इज नॉट एलर्जिक। तो उसके अंदर प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, आईजीजी। लेकिन जो बंदा उस पार्टिकुलर एंटीजन को क्या था, एलर्जिक था, तो उसमें प्लाज्मा सेल आईजीई बनाएगी। क्या बनाएगी, आईजीई। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि आईजीई एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड इन विच पेशेंट, एलर्जिक पेशेंट। और जो बंदा एलर्जिक नहीं था उसकी बॉडी क्या बनाएगी, आईजीजी बनाएगी। यहाँ पे डिफरेंस आता है। अब हमारे बॉडी में पहले से ब्लड के अंदर इस तरह के सेल्स पड़े होते हैं विच कंटेन लॉट ऑफ हिस्टामिन। इसके अंदर क्या होते हैं, हिस्टामिन। इस सेल को हम कहते हैं मास्ट सेल। इस सेल मास्ट सेल, नाम सुना है क्या नहीं, तो मास्ट सेल इज लोडेड विद हिस्टामिन। ठीक है, अब इधर देखें, इस मास्ट सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं एफसी रिसेप्टर। क्या, एफसी रिसेप्टर आर, इसको हम आईजीई रिसेप्टर्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड आईजीई रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल में होते हैं और मास्ट सेल सिर्फ उस एंटीबॉडी को लेगा जो कौन सी हो, आईजीई। क्योंकि हमारी बॉडी की जो मास्ट सेल है उसमें सिर्फ रिसेप्टर किसके लिए होते हैं, आईजीई। तो जो बंदा एलर्जिक नहीं था तो आया उसमें क्या बनेगा, आईजीजी। तो कैन आईजीजी अटैच टू मास्ट सेल, नो, तो उसमें हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। जो बंदा एलर्जिक था उसमें क्या बनी है, आईजीई, और ये किस सेल पे अटैच होगा, मास्ट सेल पे। तो यहाँ पे आईजीई आते रहेंगे और मास्ट सेल पे अटैच होते जाएंगे। ऐसा है क्या, नहीं। और जब ज्यादा आईजीई मास्ट सेल पे अटैच हो जाए तो फिर ये आईजीई एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग। ये सारे आईजीई रिसेप्टर आपस में क्रॉस लिंक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे मास्ट सेल की जो सेल है वो डिग्रेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्रेड। इसको हम कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं, हाँ जी, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। इसको क्या कहते हैं, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। तो डीग्रेनुलेशन के अंदर हाँ जी क्या होगा, मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। इसके अंदर क्या होगा कि मास्ट सेल की लाइसिस होगी और वहां से क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। और यही हिस्टामिन जब मास्ट सेल से बाहर आएगा, इट विल बी फ्री और अटैच, ये फ्री होगा और ये फिर ब्लड के अंदर जाकर अपनी रिसेप्टर पे अटैक करेगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि जब हिस्टामिन रिलीज हो जाए किस सेल से, मास्ट सेल से, तो फिर ये जाकर कहाँ पे काम करेगा, अपने रिसेप्टर्स पे। तो हेडिंग दे दे हिस्टामिन रिसेप्टर्स। तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, तो हेडिंग दे दे हिस्टामिन रिसेप्टर्स। अब देखें, histamine will act on their own receptor which is are of two types, H1 and H2। तो सबसे पहले तो लिखे H1 receptor, H stand for histamine 1 receptor। एक्चुअली जो हिस्टामिन के लिए H1 रिसेप्टर है ये बॉडी के अंदर मेनली दो जगहों पे होता है। कहाँ पे, दो जगहों पे। वन इज ऑन दी ब्लड वेसल, अनदर इज इन द ब्रोंकस। ये दो जगहों पे है। यहाँ पे लेके
कि जो H1 रिसेप्टर है, बताए शाबाश, ये कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल एंड ब्रोंकस में, ठीक है, ये दो जगहों पे है। अब प्लीज रिमेंबर वन पॉइंट, if someone asks you what is the effect of histamine on H1 receptor, so answer will be that it depends upon the area they act, either in the blood vessel or bronchus. अगर हिस्टामीन अपने रिसेप्टर को अटैच करे कहाँ पे? ब्लड वेसल में, इट कैन कॉज वेसोडाइलेशन। ये क्या करता है? वेसोडाइलेशन, क्योंकि H1 रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल रिलैक्स ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा और इससे वेसो क्या होगी? डायलेशन होगी। अब आप लोग मुझे ये बताएं, जब वेसल डायलेट होगा तो उससे फ्लूइड लीक के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम? ज्यादा। तो देयर विल बी एडीमा। क्या होगी? एडीमा। लेकिन मोस्ट कॉमन वेसल जिसमें डायलेशन की वजह से एडीमा होता है वो फेस के होता है। क्या होता है? फेस। तो लेके फेशियल स्वेलिंग, पेशेंट को क्या होगा? फेशियल स्वेलिंग। बात समझ गए क्या नहीं? फेशियल स्वेलिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जब ज्यादा फ्लूइड वेसल से बाहर निकले तो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम क्या रह जाएगा? कम। तो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम। जब ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट कोशिश करेगा कि अपनी रेट को क्या करे? बढ़ाए। तो टेकेकार्डिया क्या होगा? टेकेकार्डिया मतलब जो दिल की धड़कन है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। मतलब हार्ट रेट विल बी मोर देन 100 बीट पर मिनट। और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या है? कम है तो कार्डियक आउटपुट कम है तो पल्स विल बी वीक। यहाँ पे लेके वीक पल्स है। जब कार्डियक आउटपुट नहीं है तो पल्स क्या होगी? वीक होगी क्या नहीं? वीक रेडियल पल्स। और जब पल्स वीक होगा तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या है? कम है। देयर विल बी डेजीनेस, वर्टिगो एंड मसल फटीग। ये होगी क्या नहीं? ये सारी की सारी जो सिम्टम है, रेडियल पल्स का वीक होना, डेजीनेस, वर्टिगो, मसल फटीग, इन सब का वजह ये है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या है? कम है। और इससे ओवरऑल कार्डियक आउटपुट क्या है? कम है। दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज बीपी, हाइपोटेंशन। क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये जो सारे सिम्टम है, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और एडीमा का अकर हो जाना, इन सब का रीजन हिस्टामीन का किस रिसेप्टर पे काम करना? ब्लड वेसल। एंड इट कैन कॉज वेसोडाइलेशन। लेकिन अगर हम हिस्टामीन की बात करें और वो कहाँ पे काम करे? ब्रोंकस में, इट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। फिर वो क्या कराता है? ब्रोंको। अब देखिए हिस्टामीन वही है, H1 भी वही है, लेकिन लोकेशन क्या है? वो डिफरेंट है। अगर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाए, इधर देखिए, अगर ये ब्रोंकस है इसमें एयर ने जाना है लंग्स को, अगर इसकी इंटरनल डायमीटर को हम इस तरह बनाएं, ये नैरो करें, तो एयर के लिए आने जाना, एयर ट्रैफिक ज्यादा होगी कि कम? कम होगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड डिस्पनिया। दैट इज कॉल्ड डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी क्या नहीं? ओके। रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। यार सांस आपको नहीं मिल रही तो आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा सांस ले ले, तो देयर विल बी इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट व्हिच इज नोन एज टेकेप्निया। इसको क्या कहते हैं? टेकेप्निया। इंक्रीज हार्ट रेट टेकेकार्डिया, इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट इज टेकेप्निया। फिर नेक्स्ट के एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी नॉट अकर, पेशेंट में भी साइनोज। क्या हो जाएगा? साइनोज। साइनोज का मतलब कि ऑक्सीजन की लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? ज्यादा। देयर विल बी ब्लूइश डिस्कलरेशन और पेशेंट विल फील चेस्ट टाइटनेस। पेशेंट को क्या फील होगी? चेस्ट टाइटनेस। ठीक है। इन सब को हम कहते हैं रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब ये जो पहले सिम्टम हमने पढ़े, ये एक्ट ऑन द ब्लड वेसल पे थे और ये एक्ट ऑन दी ब्रोंकस पे है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामीन ऑन इच वन? डिपेंड अपॉन द एरिया। ब्लड वेसल में वेसोडाइलेशन, ब्रोंकस में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। अब यही हिस्टामीन अपने H2 रिसेप्टर पे भी जाएगा। किस पे जाएगा? H2। ये तो H1 के सिम्टम थे, अब ये किधर जाएगा? H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक। ये कहाँ पे होता है? स्टमक। स्टमक में पेराइटल सेल का नाम सुना है कि नहीं? तो स्टमक के पेराइटल सेल में कौन से रिसेप्टर है? H2। और जब हिस्टामीन उस पे काम करेगा तो वहां से HCl की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। इसको कहते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रिया, इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन। नेक्स्ट है एपिगैस्ट्रिक पेन होगा कि नहीं, या एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्टनेस। इन लोगों को गर्ड हो सकता है कि नहीं? गर्ड स्टैंड फॉर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जब तेजाबियत बढ़ जाती है इंसान को, फिर जनाब ये जो HCl है ये वापस
रिफ्लक्स होता है एसोफेगस में आता है, जिससे हार्ट बर्न होता है। क्या होता है? हार्ट बर्न। और आखिर में लिखे स्टमक पेन। क्या होता है? स्टमक पेन। इट कैन लीड टू स्टमक पेन। अब देखें तो जीआईटी मोटिलिटी भी इम्पेयर्ड हो जाती है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वेजोडाइलेशन नोज में टूटी है, कहाँ पे? नोज। और अगर नोज के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाए तो सिक्रीशन विल कम आउट ऑफ द नोज व्हिच इज कॉल्ड रनी नोज। इसको क्या कहते हैं? रनी नोज। और ईएनटी में इसको हम कहते हैं राइनूरिया। इट इज कॉल्ड राइनूरिया। एलर्जी के अंदर इंसान की नाक बहती है कि नहीं? इससे फ्लूइड लाइक वाटरी सिक्रीशन आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन। क्योंकि छोटे छोटे वेसल अगर हम डायलेट करें नोज के अंदर, बिकॉज ऑफ विच हिस्टामिन H1 ये वेजोडाइलेशन करेगा, तो नोज की डायलेशन में रनी नोज हो जाएगा और इंसान को स्नीजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्नीजिंग। और इन चीजों की वजह से पेशेंट को कफ हो सकती है। तो अगर एक बंदा है वो पोलिन को एक्सपोज हो जाए या वो किसी फूड से एलर्जिक है, उसको पता है कि यार इस चीज से मैं एलर्जिक हूँ, और वो उसके साथ तरफ जाए और उस पर एकदम सुन ले, उसकी डिजीनेस हो जाए, वीक पल्सेस हो जाए, इंसान को ऐसा लगे कि अब उसमें हिम्मत नहीं है आगे जाने की, वो गिरने वाला है, डिजीनेस हो जाए, वर्टिगो हो जाए, चेस्ट पेन आ जाए, उसको टेकिकार्डिया हो जाए, टिकेप्निया हो जाए और एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाए, तो इन सब सिम्टम्स से ये पता चलता है कि इस बंदे के अंदर एलर्जेन की एक्सपोजर पे कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी? आईजीई। और उसने मास्ट सेल पे जाकर एक्ट करने से किस चीज की रिलीज को बढ़ाई है? हिस्टामिन। एंड ये सिम्टम में आकर तो किसी भी एलर्जेन की एक्सपोजर के बाद इन सिम्टम का आना, दैट इज विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ओके, ये सारे से वेरी गुड क्वेश्चन। दीज सिम्टम डिपेंड अपॉन द लोड ऑफ हिस्टामिन रिलीज। ये हिस्टामिन की लोड पे डिपेंड करता है। अब लोड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस, और एंटीबॉडी की लोड डिपेंड करती है सिविरिटी ऑफ एलर्जी पे। कुछ लोग होते हैं जो एक्सपोज होते ही उसको सिम्टम आ जाते हैं, कुछ लोग एक्सपोज होते हैं थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं लेकिन वो कहते चलो चल जाएगा, उसकी नोज रनी नोज, रेड आईज हो जाती है लेकिन उससे रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं आते। जितना बंदा ज्यादा एलर्जिक होगा उतना ही सिम्टम को आने में टाइम नहीं लगेगा, जितना कम एलर्जिक होगा तो कम सिम्टम आएंगे। क्लियर है? तो वी कैन से डिपेंड अपॉन द सिविरिटी ऑफ एलर्जी दैट एलर्जन सिम्टम बिकम वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, वो भी हिस्टामिन की वजह से है, क्योंकि हिस्टामिन सबसे पहले उन एरियाज पे जाकर काम करेगा जहां पे उसके लिए काम आसान हो। तो हमारे बॉडी के वेसल को डायलेट करना आसान है कि नोज के वेसल, क्योंकि छोटे होते हैं। तो रनी नोज, स्नीजिंग, दीज आर द फर्स्ट सिम्टम ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर अगर आप माइल्ड केस में है तो आपको रनी नोज ही होगा, लेकिन अगर आप दौड़ते रहे या एलर्जिक हो और चीज बढ़ती रहे तो एटलीस्ट आप पे कफ लग जाएगी, और बाद में आपको अपना आप मतलब यह है कि मलेज मतलब नट फीलिंग वेल की तरफ जाएंगे। फिर अगर आप मजीद एक्सपोज होंगे तो ये सिम्टम्स आते रहेंगे। These symptoms may be there but depend upon the severity and type of allergy। क्लियर है? लेकिन इनिशियल जो सिम्टम आते हैं टाइप 1 के अंदर वो रनी नोज है, स्नीजिंग है और माइल्ड कफ की शक्ल में आती है। ठीक है जी, ये चीजें याद रखना है। अब इसमें अनदर वेर, ये क्लियर है कि नहीं? इसके अंदर जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो जनाब ये है। तो अब देखें कौन सी एंटीबॉडी है कि उसकी लेवल जब बढ़ेगी तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, दैट शुड बी आईजी। वो क्या है? आईजी। अब देखें आखिर में लेके नोट में लेके अ सीवियर केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। अगर एक बंदा एलर्जन को एलर्जिक है और वो बार बार एक्सपोज होता रहे तो उसमें ये सारे सिम्टम क्या हो जाएंगे? सीवियर हो जाएंगे। और इन सीवियर केस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफाइलेक्सिस। तो दिस होल सिनेरियो इन अ पेशेंट इज नोन एज एनाफाइलेक्सिस। ये एमसीक्यूज में आता है कि सीवियर केस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस। अब एनाफाइलेक्सिस में वेज़ोडाइलेशन ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा फ्लूइड वेसल से निकलेंगे तो वेसल में फ्लूइड ना होने के बराबर रहेंगे, तो ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन क्या हो जाएगी? तो हाइपोपरफ्यूजन टू एनी टिश्यू इज कॉल्ड शॉक, इट लीड टू एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो अगर एलर्जी को ट्रीट ना करें, अनट्रीटेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 कैन कॉज व्हिच शॉक? एनाफाइलेक्टिक शॉक बिकॉज ऑफ एनाफाइलेक्सिस। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए इसके सामने आप लोग एरो करें कि अगर एनाफाइलेक्सिस भी ट्रीट ना की जाए तो पेशेंट किस में जा सकता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। शॉक में ये है
इसमें इस्कीमिया होता है, हर आर्गन की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम, एंड हियर द कॉज वेजो डायलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखे, एमसीक्यू नंबर 2, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, ऑप्शन ए सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल जानते हो, सल्ब्यूटामोल जो स्प्रे है इट कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन, और एनाफाइलेक्सिस के अंदर सीवियर क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। मैं बता रहा हूँ, देखे ब्रोंकस के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर होता है, और अगर बीटा 2 को हम एक्टिवेट करें इट कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन, इसलिए सल्ब्यूटामोल इज बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या है, बीटा 2। व्हाट इज बीटा 2 एगोनिस्ट? The drug which activate beta 2 receptor in the bronchus, it is called beta 2 agonist. Or activation of beta 2 in the bronchus can cause bronchodilation, and that is done by salbutamol. Clear है? Next देखिए formoterol, एक क्या आता है, formoterol। formoterol again is beta 2 agonist, इसको क्या कहते हैं, beta 2। लेकिन जो salbutamol है इसको हम सेवा कहते हैं और इसको लेबा कहते हैं। ठीक है, सेवा एंड लेबा का मतलब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, जो सल्ब्यूटामोल है वो कम टाइम के लिए भले काम करता है लेकिन इट प्रोवाइड क्विक रिलीफ, वो जल्दी रिलीफ देता है। लेकिन जो फॉर्मेट्रोल है इट एक्ट फॉर लॉन्गर टाइम बट इट प्रोवाइड वेरी लेट रिलीफ, ये लेट रिलीफ प्रोवाइड। तो दोनों बीटा 2 पे काम करते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग है और एक लॉन्ग एक्टिंग है। नेक्स्ट देखें इनहेल्ड बीटा मेथासोन। व्हाट इज बीटा मेथासोन या इनहेल्ड स्टीरॉइड? इनहेल्ड स्टीरॉइड क्या करेगी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। नेक्स्ट देखिए एड्रीनलिन, क्या होता है, एड्रीनलिन विच इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। ये क्वेश्चन जरूर आता है ABCD। अब अगर एक पेशेंट है वो एनाफाइलेक्सिस में चला गया है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला गया है, तो उसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की सिविरिटी क्या हो गई है, ज्यादा, क्या हो गई है, ज्यादा। तो उसकी जो ब्रोंकस है वो पहले से बहुत ज्यादा क्या है, कंस्ट्रक्ट है। अब पेशेंट अगर मर सकता है तो आप लोग के ख्याल में किस चीज से, तो आप लोग क्या करेंगे, ओके जो कहते हैं ऑप्शन ए, रेज योर हैंड। सारे सब ने हिस्सा लेना है, ठीक है, जिसने हिस्सा नहीं लिया वो ए भी आए और ए भी चला जाएगा, ठीक है ना। जो कहते हैं ऑप्शन बी, अभी तक सारा क्लास बाद के 2-3 मन में तरफ आए हैं और ऑप्शन 2 चले गए। ऑप्शन सी, इसका मतलब सारे ऑप्शन डी है, हाँ डी, डी। नेक्स्ट ऑप्शन डी, हाँ डी, ओके ऑप्शन डी, हाँ मुझे पता है जिसने तुक्का लगाना है, जिसने ठीक करना है बताओगे तो याद रहेगा, यार एक दिन मैंने गलत किया था और ये चीज आ जाए एग्जाम में, मुझे याद है, लोग इसको फिर याद रखते हैं। ऑप्शन ए जिसका आंसर है रेज योर हैंड, और ऑप्शन डी, ये लोग किधर चले गए, ये ऑप्शन, हाँ वाई डी, एक मिनट, वाई डी, वाई, द रीजन इज वाई। अब आपने तो ये चीज रट लिया है कि डी, लेकिन वाई, यार डॉक्टर यार वाई, ओ वाई, शॉक छोड़े वाई, वेदो डायलेशन क्या, एक मिनट चले जी। इनफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इनाफाइल एक्ट, शॉक की बात खत्म करें, फिर भी आंसर डी है, चाहे शॉक हो या ना हो फिर भी आंसर डी है। लेकिन जो आप लोग कहते हैं कि शॉक, फिर डेफिनेटली डी होता है। एनाफाइलेक्सिस आ जाए या एनाफाइलेक्टिक यूजुअली क्या आता है, शॉक, तो फिर डी है। लेकिन वाई, हाँ वे तो डायरेक्शन में क्या करना है, सिरिंजेस क्यों यूज करते, वो तो आपने देखा है ना कि यूज करते क्यों करते हैं, मेरा मतलब ये है, वो तो आपने किसी को देख के कि यार ये यूज होता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, क्यों यूज होता है, यूज करते वक्त देखा है
नहीं, प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली पढ़ा है, ठीक है, ये भी सही है। जहन में है क्या, एपिनेफ्रीन है या एड्रेनालिन है, क्यों? जिसका आंसर फिर डी था, और कौन सा है? हाँ, ये वेजोडायलेशन कराता है। अगर ये वेजोडायलेशन कराता है, खुदा के बंदो पहले से क्या हुआ है, बंदा मरेगा। याद रखे, इसका आंसर ये है, अगर हम सल्ब्यूटामोल देंगे तो इस बंदे की ब्रोंको क्या हो जाएगी, डायलेशन, तो सांस लेने की जो दुश्वारी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका नेक्स्ट साइड पे क्या है, और उससे फ्लूइड लीक कर रहे और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या है, अगर इतना ब्लड ना मिले जिससे बॉडी की डिमांड पूरी, तो ब्रेन विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया एंड द पर्सन विल डाई। अब यहाँ पे हमने दो चीजें याद रखनी है, हमने ब्रोंकस को डायलेट भी करना है और वेसल को कंट्रैक्ट भी करना है। ऐसा एक ड्रग जिसमें वेजो कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको डायलेशन दोनों इफेक्ट हो, वो एपिनेफ्रीन होता है, इट इज कॉल्ड एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन इज अ वेजो कंस्ट्रक्टर। देखिए ये वेजो क्या है, कंस्ट्रक्टर, बट ब्रोंको डायलेटर। अब समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब ये है, ये जो एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन है, ये वेजो कंस्ट्रक्टर भी है और ब्रोंको डायलेटर भी है। हमने बीपी को भी बढ़ाना है और ब्रोंकस को डायलेट भी करना है। अब याद रखें, अगर क्वेश्चन में आ जाए हाउ एड्रेनालिन कैन कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन बाय एक्टिवेटिंग अल्फा 1 रिसेप्टर, विच रिसेप्टर, अल्फा 1। ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स है ये ब्लड वेसल में होते हैं। अगर हम अल्फा 1 को एक्टिवेट करें तो उससे वेजो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। बात समझ गए? लेकिन अब ये जो एपिनेफ्रीन है एड्रेनालिन, इट आल्सो एक्ट ऑन बीटा 2 एगोनिस्ट, ये ब्रोंको डायलेशन है। सल्ब्यूटामोल क्या है, बीटा 2, इधर देखिए, सल्ब्यूटामोल इज बीटा 2 एगोनिस्ट, और ये क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट। डिफरेंस ये है कि इसका अल्फा 1 एक्टिविटी नहीं है, इसका अल्फा 1 भी है। क्लियर है कि नहीं? तो हमने दो चीजें याद रखनी है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, शॉक का मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और उस कम ब्लड सप्लाई का मतलब वेजो क्या है, डायलेशन। तो हमने ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ानी है, जब वेजो कंस्ट्रक्टर करे, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विच एक्टिवेशन, अल्फा 1, एंड दैट इज डन बाय एड्रेनालिन। क्लियर है? तो बहुत सारे लोग, अगर एग्जाम में ये आ जाए, ड्रग ऑफ चॉइस ना आ जाए, अगर ये आ जाए विच इज द बेस्ट ड्रग फॉर एनाफाइलेक्सिस फॉर क्विक रिलीफ अगर आ जाए, आंसर इज सल्ब्यूटामोल। लेकिन अगर ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाए तो आंसर विल बी एड्रेनालिन, एंड यू पीपल शुड डिफेंड योर आंसर। द रीजन इज एड्रेनालिन causing vasoconstriction by activating alpha 1 receptor to increase low blood pressure, or it can activate beta 2 to cause bronchodilation and decrease respiratory distress। ठीक है? तो this what all about type 1 hypersensitivity reaction। अब लेके एग्जांपल, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, एटोपिक डर्माटाइटिस। क्या है? एटोपिक डर्माटाइटिस। एटोपिक का मतलब वो लोग जो टाइप 1 को जेनेटिकली एक्सपोज होते हैं। बहुत लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं उसकी स्किन पे रैशेस आ जाती है। इसका मतलब कि वो बंदा उस पर्टिकुलर चीज को क्या है, एलर्जिक है। ऐसी एलर्जी जिसमें सिर्फ स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो बंदा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो, तो उसका नाम एटोपिक डर्माटाइटिस है। डर्मा में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है? एटोपिक डर्माटाइटिस। एक होता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। क्या होता है? कॉन्टैक्ट, वो अलग चीज है, वो पे हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे। लेकिन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जांपल एटोपिक डर्माटाइटिस। ऐसे लोग होते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं, किसी चीज को एलर्जिक होते हैं, तो उसके बाद उसकी आईज रेड हो जाती हैं। कंडीशन इज एटोपिक कंजक्टिवाइटिस, या इसका नाम है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवल लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो उसमें आईज क्या होगी, रेड। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, जो इसने डिस्कस किया कि अगर किसी की तरफ नाक दे रही हो और नाक में स्नीजिंग वगैरह हो, तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी जरूर है, लेकिन उसमें हिस्टामिन ओनली इफेक्ट ऑन द नोज वेसल, देयरफॉर वो टाइप 1 की कौन सी एग्जांपल है, एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है? नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखें, एलर्जिक आस्थमा। आस्थमा हो सकती है कि नहीं? क्योंकि जो ब्रोंकियल आस्थमा के पेशेंट होते हैं वो भी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, दमे का मरीज जिसको हम कहते हैं, उसमें ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। वो और वो अपने जेब में स्प्रे रखते हैं, जब भी उसको मसला आता है तो स्प्रे करके, सल्ब्यूटामोल स्प्रे करके उसकी ब्रोंको क्या हो जाती है, डायलेशन। तो इन सब में ए आता है कि नहीं? ए फर्स्ट
अवॉइड एलर्जन एक्सपोजर। किस चीज को बंदा एलर्जिक है, आप उससे पूछेंगे ना कि आप किस चीज को एलर्जिक है, तो कोशिश ये करनी है कि आप उस पर्टिकुलर एलर्जन को क्या ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए, उससे आप दूर रहे। अगर आपका काम है फैक्ट्री के अंदर किसी चीज को, आप बात नहीं क्लियर है, अगर किसी चीज को फॉर एग्जांपल इंसान एलर्जिक है और वो कहता है कि मैं तो उधर काम करता हूँ, तो आप प्रिकॉशंस बताएं कि वहाँ पे मास्क लगा के जाया करें, अपने आप को जनाब कवर करके जाया करें, लेकिन उस पार्टिकुलर एलर्जन को क्या ना हो जाए, एक्सपोज होना। अगर सिम्टम्स आते हैं तो फिर एंटी क्या देते हैं, हिस्टामिन, एंड वी विल डिस्कस दिस इन फार्माकोलॉजी पार्ट। एंटी हिस्टामिन में फिर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर भी है और H2। वैसे जो H2 है ये एलर्जी में नहीं देते, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर गैस्ट्राइटिस में देते हैं। जेंटेक का नाम सुना है कि नहीं, रेनिटेडीन, फेमोटेडीन, ये सारे के सारे H2 ब्लॉकर है और ये गैस्ट्राइटिस में देते ताकि H3 प्रोडक्शन को कम कर सके। एलर्जी में एंटी हिस्टामिन देते हैं H1 ब्लॉकर, सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, पेक्सोपेनाडिन, क्लोरफेनारामिन, ये सारे ड्रग देते हैं। क्लियर है। यहाँ पे इसका जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं, रेजेक्स टेबलेट का नाम सुना है, रेजेक्स 10 mg, ये लोग लेते हैं और इसमें नींद जो होता है, लेने के बाद इंसान को नींद भी आ जाती है और सिम्टम भी कम हो जाती है। ठीक है। और अगर किसी को आपने एंटी एलर्जिक देनी है जिसमें नींद ना हो, तो फिर पेक्सेट 6 mg देते हैं। पेक्सेट इज पेक्सोफेनाडिन। अगर कोई बंदा कहे एलर्जी है, उसको उसकी नाक बह रही है, स्नीजिंग है, इचिंग है और उसको नींद भी नहीं आ रही, उसकी एलर्जी की वजह से इंसोम्निया हो सकता है कि नहीं, स्लीप डिस्टर्ब होता है, तो आप सेडेटिव एंटी हिस्टामिन देते हैं, दैट इज रेजेक्ट, दैट इज सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन के नाम से भी आता है। लेकिन अगर आपने नॉन सेडेटिव देना है, एलर्जिक सिम्टम को भी कंट्रोल करना है, लेकिन उसमें नींद ना हो, तो फिर आप पेक्सेट देते हैं, पेक्सोफेनाडिन। क्या है, पेक्सोफेनाडिन। और आखिर में लेके मास्ट सेल स्टेबलाइजर, क्या दे सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या है, दैट इज कॉल्ड सोडियम नीडोक्रोमेल, ये एमसीक्यूज में आता है, नीडोक्रोमेल, सोडियम नीडोक्रोमेल। लेकिन मैं यहाँ पे एमसीक्यूज देखूंगा, दिस ड्रग यूज फॉर नॉट द ट्रीटमेंट बट दिस इज यूज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। एनालिसिस स्टेप 1 के एग्जाम में चेक करें, इट इज कम मेनी टाइम, व्हाट इज द बेस्ट ड्रग यूज फॉर prophylaxis of type 1 hypersensitivity reaction? आंसर इज सोडियम नीडोक्रोमेल। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। इधर देखें, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में जो प्रॉब्लम कराती है वो तो हिस्टामिन है, और हिस्टामिन किस सेल में है, हाँ जी, और मास्ट सेल से तब निकलेगा जब इस पे क्या चीज अटैक करे, आईजी। इधर देखें, ये सोडियम नीडोक्रोमेल ये आईजीई को इस रिसेप्टर पे अटैच होने नहीं देता, तो जब आईजीई अटैक नहीं करेगा, कैन मास्ट सेल डिग्रेनुलेट, नो, तो मास्ट सेल क्या रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, इसको कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। दिस ड्रग प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ आईजीई ऑनटू विच सेल, मास्ट सेल, और वहां से फिर हिस्टामिन रिलीज नहीं होगी। अब एक बंदा है, वो कहता है कि यार हमने हाइकिंग पे जाना है, हाइकिंग पे जाना है, लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ता हूँ, तो मुझे ऊपर जाने से एलर्जी होता है। क्लियर है। वो कहता है कि आपके साथ मैं तो हाइकिंग पे कल जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ मेडिसिन दे ताकि ऐसा ना हो कि जाते जाते मुझे सिम्टम्स आ जाए। तो उसको पहले से रिस्क है, वो पहले से एलर्जिक है, आप उसको एक ऐसा ड्रग देना चाहे तो उसकी प्रिवेंशन करें एहतियात के तौर पे कि उसको एलर्जी ना हो जाए। तो ट्रीटमेंट है कि प्रोफाइलैक्सिस है, हाँ प्रोफाइलैक्सिस है, प्रिवेंशन है, फिर बेस्ट ड्रग क्या है, सोडियम नीडोक्रोमेल। एक बंदा है, वो बाग में जा रहा है, किसी बाग में वो कहते हैं यार मुझे ये फूलों से या पोलन से एलर्जी है, मुझे कोई ड्रग दे ताकि मैं बाग में जाऊँ भी, एलर्जन को एक्सपोज भी हो जाऊँ, अगर मेरी बॉडी आईजीई बनाए भी लेकिन मुझ में क्या रिलीज ना हो जाए, हिस्टामिन। तो प्रिवेंशन के लिए जो बेस्ट ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड सोडियम नीडोक्रोमेल। So this one is the best for prevention rather than for the treatment of type 1 hypersensitivity reaction. आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह परसों इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वो टेबल में कंपेयर करके पढ़ेंगे, एंड दे आर वेरी वेरी इजी। ठीक है, लेकिन टाइप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटोपिक डर्मेटाइटिस मैकेनिज्म ये है, ये बंदा जब भी किसी चीज को एक्सपोज होगा, एलर्जन आएगी, उसमें भी आईजी प्रोड्यूस होगा, और वो क्या रिलीज करेगी, तो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन द स्किन सरफेस, और जब ये स्किन पे काम करे, इट कैन कॉज इचिंग एंड प्यूराइटिस। क्लियर है।